बेटा, भोजन करते हुए तो जानवर की थाली को भी नहीं छीनते हैं। मैं तो फिर भी तेरी माँ हूँ बेटा। क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया है कि तू समय आने पर अपने माँ बाप को जाहिल गवार कहकर अपमानित करे। बेटा, मुझे 3 दिनों से बुखार आ रहा है। बहू से कितनी बार कहा डॉक्टर के पास ले चल या फिर बुखार की टेबलेट ही लाकर दे दे, लेकिन उसने ना ही टेबलेट लाकर दी और ना ही मुझे खाना दिया। इसीलिए मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी बेटा, और आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैं बरामदे में आकर बैठी थी कि बहू ने मुझे बर्तन धोने को कह दिया। मैंने मना किया तो पता नहीं उसने तुझसे क्या कह दिया जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। बेटा, ये खाना भी तो मैंने खुद ही निकाला है, और देख ले कितना थोड़ा सा ही तो है। अगर इतना थोड़ा सा खाना खा लूंगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा बेटा। अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर, कहती हुई सरला जी अपने बेटे मनोज से गिड़गिड़ाती हुई अपने खाने की थाली वापस लेने के लिए निवेदन कर रही थी। उसी समय सरला जी की पड़ोसन कमला जी, जो कि सरला जी की पक्की सहेली थी, उनकी आवाज सुनकर उनके घर पहुंची तो देखा मनोज भोजन की थाली लिए खड़ा है और सरला जी जो जूठे हाथों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। मनोज ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक ना समझते हुए वो थाली अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, आपने सब्जी और मंगाई थी ना, ये लो मैं सब्जी ले आया हूँ। और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ, कहते हुए वो कमला जी को बैठने के लिए कहकर अपने कमरे में चला गया। क्योंकि कमला जी की एक आदत थी, वह किसी के भी घर की बात को कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर बताती थी, और सरला जी के घर की तो वो एक एक बात जानती थी, और उनका एक उद्देश्य अपनी सहेली को बचाना भी रहता था। इसीलिए उन्हें जैसे ही आभास होता कि सरला जी के साथ उनके बेटे बहू अन्याय कर रहे हैं, वे तुरंत ही बिना काम के ही उनके घर पहुंच जाया करती थी, ताकि सरला जी के ऊपर उनके बेटे बहू और जाति ना कर सकें। दरअसल सरला जी को मनोज ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद ही मदद के लिए अपने पास शहर बुला लिया था, अपनी पत्नी की सेवा के लिए, और उसके पिता गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते थे। सरला जी के पति रण सिंह जी का एक फलों का बगीचा था, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उगाए जाते थे। उससे उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि जो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता था। रण सिंह जी जितना भी पैसा कमाते, मनोज समय समय पर अपने खर्चे गिनवाकर अपने पिता से पैसों का रोना रो रो कर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। रण सिंह जी भी बेटे के मुंह में आकर उसे समय समय पर पैसे भेज देते थे, लेकिन बेटे को ना ही अपने पिता की मेहनत की कोई कदर थी और ना ही अपनी माँ की मेहनत की कदर थी। उसे लगता ये तो उनका फर्ज है, इतना तो सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। समय बीतने लगा और सरला जी की बहू रीना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस समय सरला जी दीपक जला रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा, हमारे वंश को चलाने वाला दीपक आ गया, इसीलिए इसका नाम दीप रखेंगे। दीप नाम सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद सरला जी की बहू रीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बहू और पोते के आने की खुशी में सरला जी ने घर में रंगोली बनाई, घर के आंगन में दीपक जलाई। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में दीपावली मनाई जा रही हो। रीना ने जब देखा चारों तरफ दीपक जलाए गए हैं, आंगन में एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई है, तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, सरला जी ने अपने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा की। रीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका और उसके बेटे का स्वागत इस तरह शानदार तरीके से होगा। लेकिन जब सरला जी ने रीना से पूछा, बहू, ये सजावट और जो हमने तुम्हारा स्वागत किया तुम्हें कैसा लगा, तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे भी ज्यादा अच्छे से होता है। सरला जी का प्रसन्नता भरा चेहरा मुरझा सा गया था, लेकिन वे उस समय कुछ भी नहीं कह पाई और चुपचाप वहां से चली गई। तभी रीना ने कहा, मम्मी जी, अस्पताल में तो ढंग का खाना नहीं मिला, आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइएगा। आज घर का खाना भर पेट खाऊंगी। सरला जी बोली, बहू, छोटे बच्चे की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज्यादा चटपटा और मसालेदार माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन रीना सरला जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वो तो उन्हें गांव की गंवार समझती थी और खुद को नए जमाने की समझदार पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की।
इसीलिए उसने कहा, अरे मम्मी जी, ये सब पुरानी बातें हैं, आप लोगों के जमाने में होता होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ रहा नहीं होगा, तो कहाँ से खाते ऐसा स्वादिष्ट खाना। मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना ही खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ आप ऐसा ही कीजिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, वरना मैं आपके बेटे को फोन लगाकर बता दूंगी कि आप मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो। सरला जी मनोज के गुस्से को जानती थी और रीना के बारे में भी जानती थी। वो एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी और मनोज बिना सच जाने उन पर भड़क उठता था। उस दिन भी उसने पत्नी के भड़काने पर ही अपनी माँ के खाना खाते हुए थाली को छीन लिया था। इसीलिए सरला जी ने सोचा, इन मूर्खों के मुंह लगने से अच्छा है इन्हीं के अनुसार काम कर दिया जाए। आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये लोग खुद ही होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने रीना के लिए मसालेदार चटपटा खाना बना दिया। कई दिनों बाद ऐसा चटपटा खाना मिलने से उस दिन रीना ने भरपेट खाना खाया और उंगलियां चाटते रह गई और कहने लगी, मम्मी जी पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है, ऐसा लग रहा है और भी खा लूं, लेकिन इतना ज्यादा खा लिया है कि अब पेट में जगह ही नहीं है। सरला जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चे के लिए कैसा खाना लाभदायक होता है। लेकिन भगवान आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पोते को कोई नुकसान ना हो। ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं। सरला जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 2 बजे से बच्चे का रोना शुरू हो गया। रीना के पेट में भी जलन होने लगी। बच्चा बार बार पोटी करने लगा और लगातार रोता रहा। रीना को भी लूज मोशन स्टार्ट हो गए। अब रीना को अपनी गलती समझ में आ रही थी कि उसने मसालेदार वो भी चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वो अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी क्या आपने धूप में बाल सफेद किए हैं? जो अभी मेरी डिलीवरी हुए 8 दिन भी नहीं हुए हैं और मुझे इतना मसालेदार चटपटा खाना खिला दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे ऐसे खाने के लिए जिद की थी, लेकिन आप बड़ी होने के नाते मुझे डांटकर मना भी तो कर सकती थी ना। कैसी माँ हैं आप? कहती हुए उसने अपने पति मनोज को भी अपनी सास के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हारी माँ हमसे उम्र में बड़ी है, उनका फर्ज बनता था हमें समझाने का, ना कि हमने जैसा कहा वैसा ही करने का। तुम्हारी माँ सच में गांव की गंवार ही है, इन्हें कल ही गांव भेज दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसे गंवार औरत मेरे घर में। पता नहीं मेरा बच्चा बड़ा होगा तो ये उसे अपने जैसे गांव की भाषा और गंवारों जैसा ज्ञान देगी। सुबह होते ही इसे वापस इनके गांव भेज दीजिए। रीना ने जब ऐसा कहा तो मनोज को भी लगा कि वास्तव में माँ गांव में रही है तो इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। इसीलिए उसने रीना और अपने बच्चे की हालत को देखकर मनोज गुस्से से अपनी माँ को अनाप शनाप गालियां देने लगा। सुबह होते ही उन्हें गांव ले जाने के लिए जैसे ही घर से निकल रहा था कि उसी समय उसके पिता रण सिंह जी अपने पोते का मुंह देखने के लिए गांव से ढेर सारा राशन का सामान और फल लेकर उनके घर पहुंच गए। मनोज ने अपने पिता को अपने दरवाजे पर इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसे लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ देखिए ना, पापा तो हम सभी से खासकर अपने पोते से मिलने खुद ही आ गए और आप जिद कर रही थी गांव जाने की। चलिए अपना सामान अंदर रख दीजिए और पापा के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। रण सिंह जी को देखकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। रण सिंह जी ने उनके आंसू देख लिए थे लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। सरला जी ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान अपने कमरे में रख दिया और फिर से रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। सरला जी ने फिर अपनी बहू से पूछा, बहू तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो बहू ने घुरते हुए कहा, क्या मम्मी जी आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि डिलीवरी के बाद नई माँ को क्या खाना चाहिए आपको नहीं मालूम क्या? सरला जी ने उस समय उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, जबकि सरला जी इसके पहले अपने मन से उसके लिए सादा खाना बनाती थी तो रीना ही उनसे कह देती थी, मम्मी जी मेरे लिए कुछ भी मुझसे पूछे बिना मत बनाइएगा वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अब बेचारी सरला जी करे भी तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रण सिंह जी ने सरला जी को आवाज लगाई और कहा, सरला एक गिलास पानी तो लेकर आना। सरला जी ने एक गिलास पानी ट्रे में लिया और रण सिंह जी के पास चली गई। उनकी नजरें झुकी हुई थी क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी रण सिंह जी से नजरें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। रण सिंह जी ने सरला जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, सरला क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? सरला क्या हुआ बताओ ना।
तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया सा क्यों दिख रहा है? सरला जी रण सिंह जी के ऐसे अपनेपन भरे सवालों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें ऐसा लगा उनका हमदर्द उनकी तकलीफ बांटने आ गई है। कोई तो है उनका सहारा जिनके भरोसे वे कुछ कर सकती हैं, वरना बेटे बहू ने तो उन्हें असहाय और नौकरानी बनाकर रख दिया था। रण सिंह जी ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और उनकी पीठ को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, सरला अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। किसने क्या कहा मुझे बिना डर के बताओ। थोड़ी देर रो लेने के बाद सरला जी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है, बेटे बहू के पास भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। वो तो मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा, इसीलिए मुझे रोना आ गया। इतना कहकर सरला जी वहाँ से उठकर जाने लगी, क्योंकि उनका बेटा मनोज भी उन्हीं के पास बैठा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और बहू भी रसोई से उन्हें इशारे से आंखें दिखाकर चमका रही थी कि वे उन्हें कुछ भी ना बताएं। लेकिन रण सिंह जी ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे समझ रहे थे कि सरला जी को किसी न किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसीलिए उन्होंने उनका हाथ फिर से पकड़ा और बैठाते हुए बोले, नहीं सरला, तुम कितना भी झूठ बोलो लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती हैं। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम्हें किसी बात का बहुत दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है। रण सिंह जी के इतना कहते ही सरला जी ने वो सारी बातें बता दी जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। अपनी पत्नी को इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, बेटा तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, हम गांव में रहते जरूर हैं, लेकिन ये मत भूलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगलों में रहते हो ना, ये बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई से खरीदा गया है। यहाँ की एक एक ईंट में तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई लगी है। और तुझे पता है, जब तेरी माँ तेरे पास शहर में आ रही थी तब इसके पैर तो मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, ये तो मानो खुशी से बावरी हो गई थी। इसीलिए तो आस पड़ोस और पूरे गांव भर में अपने हाथों से बनाए मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे कि इसके बेटे ने इसे अपने पास बुलाया है और इसके घर आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने वाली है। और जो भी मिलता, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो या छोटे हो, सभी से यही कहती कि मेरे बेटे के बच्चे को आशीर्वाद दो कि वह सही सलामत इस दुनिया में आई और मेरा बेटा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन ये अनपढ़ गवार क्या जाने, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, बिना कुछ किए ही तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो सरला, मैं भी तो गांव का ही गंवार हूँ, इसीलिए बेटे के मुंह में फंसकर इतना सारा सामान खुश होकर लाया था कि शायद मेरे बच्चों को इसकी जरूरत होगी। लेकिन मैं गलत था, ये लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, ये लोग अनाज नहीं बल्कि पैसों को ही खाते होंगे, क्योंकि शहर में रहकर ये लोग खेती बाड़ी गोबर कचरा तो कुछ जानते नहीं हैं, सिर्फ पैसा ही जानते हैं, इसीलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गांव का रहने वाला जाहिल गवार नाहक यही सोच बैठा कि गांव के ताजे फल और सब्जियां शायद मेरे बच्चों को पसंद आएगी, ये सोचकर यहाँ ले आया। माफ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई, कहकर रण सिंह जी अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। तब मनोज दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पापा प्लीज, पापा मुझे माफ कर दीजिए। तभी रीना अपने ससुर जी से माफी मांगने लगी। तब रण सिंह जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो उससे माफी मांगना छोड़कर मुझसे माफी मांग रहे हो। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो सरला जी से माफी मांगो, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। फिर दोनों बेटे बहू सरला जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। सरला जी एकदम सरल हृदय की थी, उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चों से कितनी देर तक नाराज रह सकती है भला। कहकर उन्होंने दोनों के पीठ पर हाथ फेरा और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। रीना अपने कमरे में तो चली गई, लेकिन उसके अंदर आग की ज्वाला धधक रही थी। उसे इस बात की चिढ़ थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब तो अपनी सास से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। उसे उस दिन भर बेचैनी लगी रही, क्योंकि मनोज तो खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया और सरला जी ने खाना बनाया, सभी को खाना खिलाकर खुद खाना खाया और आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो सरला जी ने देखा रीना रसोई में सबके लिए चाय बना रही है,
तो उन्होंने कहा, बहू अभी मैं जब तक हूँ तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें ही काम करना होगा। तुमने चाय क्यों बनाई? मैं आ रही थी ना चाय बनाने। रीना थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोग पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सरला जी ने भी सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज्यादा ताकत भी तो नहीं लगती है, खड़े खड़े चाय तो बनानी है। इसीलिए वह रण सिंह जी के पास सोफे पे जाकर बैठ गई। रण सिंह जी ने सरला जी से कहा, सरला थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे प्यास लग रही है। सरला जी जैसे ही पानी लेने किचन में जा रही थी, उन्होंने देखा बहू चाय के कप में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि बहू कप में चम्मच क्यों चला रही है। फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे पानी लेकर चली गई। थोड़ी देर में बहू ने चाय और बिस्किट लाकर दिए तो दोनों ने चाय के साथ बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वे दोनों वहीं लुढ़क गए। मनोज जब अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने अपने मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से लुढ़के हुए देखकर दंग रह गया। उसने रीना से उनके बारे में पूछा तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता ये लोग क्यों अभी तक सो रहे हैं। मनोज ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले गया, लेकिन वे वहां भी सोते ही रहे। अब रीना ने जैसे तैसे उस रात का खाना तो बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह मनोज के कान भरते जा रही थी। उसने कहा, देखिए जी, अब ये दोनों बूढ़ी बूढ़ियां हमारे कोई काम के नहीं रह गई। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ, और झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए हम बाई रख लेंगे। जितना खर्च हम लोग इनके ऊपर करते हैं, उससे कहीं कम खर्च में काम वाली बाई काम करके अपने घर चली जाएगी, और इन्हें तो दिन रात झेलना पड़ता है। अब मुझे ये दोनों बर्दाश्त नहीं होते। पहले वो अकेली बुढ़िया रहती थी, चलो वो तो कम से कम हमारा काम कर दिया करती थी, और अब तो ये बूढ़ा भी आ धमका है, और कल की बात के बाद तो हम इन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं, नहीं तो ये हमें इस घर से जाने के लिए कह देंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, ये तो हमें सोचना होगा ना। इनका क्या है, इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे इनके गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है, वैसे ही यहाँ भी सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा। कुछ समझते नहीं हैं, तभी तो मैं इनको गंवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तभी मनोज बोला, अरे मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद रीना बोली, हम लोग इन बूढ़े बूढ़ियों को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह सकते हैं ना। इतनी बातें सरला जी ने अपने कानों से सुन ली, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें होश आया था और जोरों की प्यास लगने के कारण वो पानी लेने रसोई में जा रही थी। दोनों बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वे पानी लिए बिना ही वापस अपने कमरे में आ गई। अपने पलंग पर बैठकर वह जोर जोर से हौफने लगी। तब तक रण सिंह जी को भी होश आ गया था। उन्होंने सरला जी को हाँफते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ सरला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें क्या हो गया है? तभी सरला जी ने उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया। रण सिंह जी ने उनकी पीठ को सहलाया तो थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे सामान्य हुई। उन्होंने रण सिंह जी को बताया कि मैं जब पानी लेने रसोई में जा रही थी तो दोनों बेटे बहू को बातें करते हुए सुना कि वे दोनों कह रहे थे कि हमें इस दुनिया से ही जाने के लिए कह देंगे, और वह कहकर रोने लगी। उधर जब मनोज ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसे बातें सुनी तो वह सन रह गया। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखें खोली कर उसे देखता ही रह गया। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन वह उसे समझाने लगी, देखो मनोज, तुम इन बूढ़े बूढ़ियों के इकलौती संतान हो। ये लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, इनके लिए दवाई गोली से लेकर इनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा। तब हम इनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। अब आप खुद ही सोच लो इनका क्या करना है। एक ही बार में इनका किस्सा ही खत्म कर देना है कि जिंदगी भर इनका बोझ ढोना है। मनोज रीना से गुस्से में बोला, रीना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता हूँ। उन्हें मैं इस दुनिया से जाने का पाप अपने माथे नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि उन्हें मैं गांव भेज सकता हूँ। मनोज ने जो बात कही उस बात को सरला जी ने नहीं सुना। वह रीना की बातें आधी अधूरी सुनकर अपने मन में भ्रम पाले वहां से चली गई। अब रण सिंह जी ने सोचा, क्यों ना बेटे बहू को बताए बिना ही हम अपने गांव चले जाएं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी इनके पास वापस न आए। ये सोचकर दोनों रातों रात गांव जाने के लिए निकल गई। सरला जी का सामान तो पहले से ही पैक था, इसीलिए वे दोनों तुरंत गांव के लिए निकल गए।
वे दोनों रात के अंधेरे में अंदाजा लगाकर ही आगे बढ़ रहे थे कि इत्तेफाक से एक ऑटो वाला उन्हें मिल गया। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वो अपनी बेटी के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए आया था। वो उसी शहर में रहता है और अब वह अपने घर जा रहा है, इसीलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। रणसिंह जी और सरला जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेज दिया है, क्योंकि उस ऑटो वाले को पैसे की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया था। वह अपनी बेटी के घर मदद मांगने ही गया था, लेकिन उसकी सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह कुछ नहीं कह पाया और बिना कुछ कहे ही चला आया। लेकिन जितना पैसा मुझे चाहिए था आपने मुझे दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वह ऑटो वाला वहां से चला गया। रणसिंह जी बोले, देख सरला, हमारा रातों रात बाहर निकल जाना भी कितना अच्छा हुआ। हमारे कारण किसी की भी जान बच सकती है। और वे दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, दोनों अपने गांव जाने वाली बस में बैठकर चले गए। मनोज ने देखा मम्मी आज अभी तक नहीं उठी हैं, ना ही पापा उठे हैं, तो वह उनके कमरे में गए ये देखने कि अभी दोनों क्या कर रही हैं। वहां जाकर देखा तो दोनों वहां से गायब थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा आखिर कहाँ चले गए हैं। उसने रीना को जाकर बताया तो रीना तो मन ही मन खुश हुई। चलो दोनों बूढ़े बुढ़िया से बिना कुछ किए ही छुटकारा मिल गया है। लेकिन मनोज ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फोन लगाकर पूछा तो उसने बता दिया कि उसके माँ बाप अपने घर पहुंच गए हैं। तब उसके जान में जान आई और रीना ने जब ये समाचार सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद वह मनोज के साथ अपने सास ससुर के घर गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है, लेकिन आप लोगों के वापस आ जाने के बाद मुझे पता चला कि बुजुर्गों का क्या महत्व होता है। आपके वापस आ जाने से तो मैं दीप की परवरिश अच्छे से कर ही नहीं पा रही हूँ, इसीलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहीं रहिए। रणसिंह जी थोड़े व्यवहारिक आदमी थे, इसीलिए उन्होंने कहा, बहु तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे खेत में फलों को तोड़कर मंडी भेजने का काम जोर शोर से चल रहा है। जैसे ही हमें फुर्सत मिलती है हम इस बारे में सोचेंगे। वही सरला जी का मन पोते में लगा हुआ था, इसीलिए वे बार बार रणसिंह जी को बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। तो रणसिंह जी ने सोचा सरला की इच्छा है बेटे के पास रहने की, तो उन्होंने फिर से उन्हें शहर भेज दिया जाए। अब तो रीना को मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। रीना सरला जी की इतनी तारीफ करती कि वह उनकी तारीफ करते करते सारे काम करवा लेती। सरला जी भी खुशी खुशी उसका काम ये सोचकर कर देती कि अपने ही तो बेटे बहू हैं, तो अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। दिन बीतते रहे। रीना सरला जी के पास हमेशा पैसों का रोना रोती रहती और सरला जी अपने पति रणसिंह जी से कहकर पैसे मंगवाती रहती। जब तक रणसिंह जी पैसे भेजते रहे तब तक तो रीना ने सरला जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े रणसिंह जी के पैर के नीचे एक पका हुआ फल आ गया, जिससे फिसलकर ऐसे गिरे कि उनके कमर के और घुटने की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आनन फानन में उन्हें शहर लाया गया। अब तो रीना को लगा उसके घर में आपत्ति आ गई है। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वह सरला जी के हर काम में कुछ न कुछ गलतियां निकालने लगी। एक तरफ से तो सरला जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी, तो दूसरी तरफ अपनी बहू के रवैये से परेशान थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उनसे गलतियां हो जाया करती थी, जिसका रीना भरपूर फायदा उठाती थी। रीना अब मनोज के सामने सरला जी की गलतियां गिनाती रहती थी, जिससे वह भी अपनी माँ को खरी खोटी सुना दिया करता था, क्योंकि वह भी एक तरफ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ के छोटी छोटी गलतियों पर जिसे रीना और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देती थी और घर में हंगामा करा देती थी। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद रणसिंह जी की छुट्टी कर दी गई। अब हर 7-8 दिनों के बाद रणसिंह जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता था, जिससे डॉक्टर की फीस, दवाई का खर्च के साथ साथ अस्पताल आने जाने का खर्च भी लगता था, जो रीना को बहुत अखरता था।
कुछ दिनों तक तो उसने जैसे तैसे अपने सास ससुर को खाना पानी किया, लेकिन धीरे धीरे ना तो वह घर के कोई काम ही करती थी और ना ही अपने सास ससुर को चैन से रहने देती थी। जैसे ही मनोज अपने ऑफिस जाता है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहकर उनके पीछे पड़ जाती हैं। उसका बेटा देव ये सब सुनता तो वह भी अपनी माँ से डरा सहमा सा रहने लगा था और उसे जैसे ही मौका मिलता अपने दादा दादी के पास जाकर दुबक जाता। लेकिन रीना की उसके ऊपर नजर पड़ते ही वह अपने सास ससुर को भी खरी खोटी सुनाती और देव को भी गुस्से में आकर मार देती थी और उसे सख्त हिदायत देती कि वह उनके पास कभी ना जाए। एक दिन सरला जी अपने पति रणसिंह जी को अस्पताल लेकर गई हुई थी। रीना ने अपने कीमती जेवर उनके बैग में रख दिए और शाम को मनोज से कहा कि उसके एक सहेली के घर पार्टी में जाना है। लेकिन जब उसने अपनी अलमारी में मनोज के सामने गहने ढूंढे तो उसे नहीं मिले। फिर क्या था, उसने घर में हंगामा मचा दिया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। उसने अपनी अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर बिखेर दिए। फिर वो सीधे अपनी सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपने तो नहीं रखे। मनोज उसे मना करता रहा कि वह उसकी मम्मी से ना पूछे, लेकिन वह नहीं मानी और सीधे सरला जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उनके बैग से कपड़े निकालकर बाहर फेंके तो कपड़ों के साथ गहने भी गिर गए। फिर तो रीना आग की तरह अपनी सास के ऊपर बरस पड़ी। उन्होंने इतना दलील किया कि उन्हें अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। और जब मनोज ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो वो भी अपने मम्मी पापा से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दिया। रीना ने कुछ दिन पहले ही रणसिंह जी से अस्पताल के बिल के साथ गांव के घर और जमीन के पेपर में साइन करवा लिए थे, जो अब वह उसके नाम पर हो गया था। इस बात का पता उन्हें तब चला जब मनोज ने उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। तब उसने कहा, आप लोग भूलकर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहां की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दी है। अब रणसिंह जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाए और क्या करे। फिर भी जब बेटे ने घर से चले जाने के लिए कह दिया तो दोनों बुजुर्ग दंपति धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। तभी वे एक होटल के पास जाकर रुके। उस होटल का मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, बहुत छुट्टी मार रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्डर आए हैं और काम करने वाले की कमी है। तभी सरला जी ने उस होटल के मालिक से कहा, भाई साहब आप बुरा ना माने तो क्या हमें काम मिल सकता है। होटल के मालिक ने उन दोनों की हालत देखी तो कहा, आप दोनों अपनी हालत तो देखिए तब काम करेंगे। तभी सरला जी बोली, भाई साहब अगर हमें काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब तक आपका नौकर नहीं आ जाता तब तक ही रख लीजिए, फिर चाहे तो निकाल दीजिएगा। होटल के मालिक को काम करने वाले की जरूरत थी, इसीलिए उसने उन्हें काम पर रख लिया। रणसिंह जी व्यापारी आदमी थे, इसीलिए उन्हें बैठे बैठे काउंटर का काम दे दिया गया और सरला जी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, इसीलिए वह रसोई में चली गई। अब उस होटल के मालिक का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हिसाब किताब में भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उनके रहते उस होटल के मालिक ने कुछ ही दिनों में छोटे से होटल की जगह बड़ा सा रेस्टोरेंट ले लिया। अब उस रेस्टोरेंट का नाम बहुत चलने लगा था। उस रेस्टोरेंट की प्रसिद्धि से ही रणसिंह जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों ना हम शहर के दूसरे छोर पर जहां आबादी वाला क्षेत्र है वहां एक और रेस्टोरेंट खोल दें, ताकि वहां भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। मालिक बहुत ही नेक दिल का आदमी था। उसने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने अपना पैसा लगाकर खुद का रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं कही, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी। ये आपका बड़प्पन है, इसीलिए मैं आपके इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो रेस्टोरेंट तो खुलेगा, लेकिन आपके नाम का, और आपका रेस्टोरेंट खुलेगा जिसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और उस मालिक ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और देखते ही देखते रणसिंह जी और सरला जी का अपना रेस्टोरेंट खुल गया। जब उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन होना था तब मनोज और रीना भी आए थे, क्योंकि मनोज उस रेस्टोरेंट का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अनाउंस हुआ रणसिंह, तो रीना और मनोज को धक्का सा लगा कि कहीं उसके पापा ही तो नहीं हैं। फिर उन्हें लगा, अरे इतने बड़े रेस्टोरेंट के बारे में तो वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तभी रणसिंह जी के आजू बाजू उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे और बीच में रणसिंह जी और उनके पीछे सरला जी चल रही थी। जब रणसिंह जी ने रेस्टोरेंट का फीता काटा तो
उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और उनकी इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके मालिक को जाता है, जिनका एक छोटा सा होटल था, उसमें हम नौकर थे और हमने वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन हाँ, जीवन में कई मोड़ आते हैं, हमारे जीवन में भी आए हैं। हमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो हम भूखे सो गए, लेकिन ना ही किसी के घर से उधार मांगकर खाया और ना ही चोरी करके खाया। लेकिन कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे जिन पर हमने पूरा विश्वास किया था, उन्होंने हमें चोर साबित किया और धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ के धन को कोई भी चुरा सकता है, लेकिन किस्मत और कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं चुरा सकता। बस यही हुआ हमारे साथ भी। हमने भी अच्छे कर्म किए और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। यही हमारी सच्चाई है। रण सिंह जी के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं मनोज और रीना की नजरें शर्म से झुक गई। दूसरे दिन सारे कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। तब मनोज सीधे रण सिंह जी के केबिन में जाने लगा। तब गार्ड ने उसे रोका और कहा, अरे अरे, आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के सर के केबिन में कैसे चले जा रहे हैं? तब मनोज ने कहा, अरे तुम मुझे रोक रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर मैंने सर से शिकायत कर दी है ना तो तुम्हारी अभी की अभी छुट्टी हो जाएगी। गार्ड बोला, सर आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, भले ही आप मेरी छुट्टी करवा दीजिएगा, लेकिन मैं पहले सर से परमिशन लेकर आता हूँ, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। मनोज को मजबूरी में बाहर खड़ा रहना पड़ा। गार्ड अंदर जाकर जब रण सिंह जी से परमिशन लेने लगा तो रण सिंह जी ने कह दिया, अभी उन्हें अंदर मत आने देना। ऐसे पूरा दिन बीत गया, रण सिंह जी मनोज से मिले ही नहीं। मनोज रण सिंह जी से मिलने के लिए दिन भर उनका इंतजार करता रहा और जिस काम के लिए अपॉइंट हुआ था वह काम नहीं किया, इसीलिए उसे दूसरे दिन नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब मनोज के हाथ से नौकरी भी चली गई और रण सिंह जी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वह बहुत परेशान हो रहा था। उधर रीना ने सोचा, रण सिंह जी का गांव का घर और खेत को बेचकर खूब पैसे मिलेंगे, तो वह उसे बेचने के लिए किसी दलाल से बात करने गई तो पता चला किसी दलाल ने पहले ही उससे दवाई के बिल के साथ ही उससे साइन करवा लिए और उस प्रॉपर्टी को पहले ही हड़प लिया। रीना को भी 1 रुपये का फायदा ही नहीं हुआ। अब उधर मनोज परेशान हो रहा था तो इधर रीना परेशान हो रही थी। जब उनके बेटे दीप को पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने उस घर को भी बेच दिया जिस घर में वे लोग रहते थे। अब तो मनोज और रीना दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अपने मम्मी पापा की ऐसी दयनीय हालत देखकर दीप को वह सारी घटना याद आ जाती थी, जब उसके माँ उसके दादा दादी के साथ एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती थी। आज उसी भोजन के लिए वह कितना तड़पती हैं। रण सिंह जी इतने उदार दिल थे कि उन्हें अपना वह दिन रोज ही याद आता था जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारियों की लाइन में खड़े होकर एक थाली भोजन मांगकर खाया था। उन्होंने सरला जी को अपना विचार बताया कि क्यों न हम शाम को सबके खा लेने के बाद जितना खाना बचेगा उसे गरीबों में बांट दिया जाए। सरला जी को अपने पति का ये विचार बहुत पसंद आया। अब सरला जी और रण सिंह जी रोज ही शाम को खाना बांटने जाते तो उनके बेटे बहू भी भिखारियों की लाइन में खड़े होकर खाना लेते। रीना को तब अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में जो जैसा करता है वो वैसे ही पाता है। सरला जी रोज ही अपने बेटे बहू को भिखारियों की तरह खाना देती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे दोनों उनके पास आकर रह जाएं, क्योंकि रीना ने एक बार नहीं 2-2 बार उन्हें जलील करके घर से निकाला था, इसीलिए उनका भी दिल उनके लिए नहीं पसीजा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।